कई बार ऐसा होता है कि लोगों का फ़ोन एकदम से बंद हो जाता है काम करना, वो उसको चेक नहीं करते, वो सोचते हैं नेटवर्क का इशू होगा, फिर बाद में पता चलता है बैंक अकाउंट साफ हो गया। सोशल मीडिया पे हर फ्रेंड नहीं होता। फेसबुक ने आई थिंक 2018 में और 19 में उन्होंने मिलियंस ऑफ फेक अकाउंट्स रिमूव किए। साइबर क्राइम में एआई का रोल कितना है? अब बहुत आसान हो गया है लोगों के लिए किसी भी आवाज़ को कॉपी करना, किसी के फेस को कॉपी करना, तो इसलिए ये क्राइम्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं जो आप देख रहे हो। डिजिटल इकोनॉमी साइबर क्राइम्स को फ्यूल भी कर रही है। साइबर क्रिमिनल्स अपने टारगेट को ढूंढने से पहले ये नहीं देखते हैं कि उसका स्टेटस क्या है या उसके पास में कितने पैसे हैं, वो ये देखते हैं कि किसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में सबसे ज्यादा है। क्या पुलिस वालों की जो सिस्टम्स है वो डाउनग्रेडेड है या फिर उनके पास केसेस ही उतना है कि मैन पावर ही नहीं है उसको हैंडल करने का? जो रेपुटेशन डैमेज से रिलेटेड है, जैसे किसी ने किसी की तस्वीरों को पब्लिक कर दिया है, ऑनलाइन छाप दिया है और उनको अपना असली नाम बताने में या खुद सामने आने में हिचक हो रही है, तो आप एनोनिमसली भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, साइबर सिक्योरिटी और क्राइम पे। डिजिटल दुनिया में सेफ रहना हर किसी के लिए जरूरी है और इसी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना गुलिया, एक साइबर सेफ्टी एवेंजलिस्ट है, एआई एक्सपर्ट और डिजिटल अवेयरनेस की ग्लोबल लीडर है। उन्होंने 48,000 प्लस लोगों को एडुकेट एंड ट्रेन किया है थ्रू 680 प्लस वर्कशॉप इंक्लूडिंग लॉ एनफोर्समेंट लाइक पुलिस, आर्म फोर्सेस, कॉर्पोरेट और स्टूडेंट्स। उनकी नो मोर मिसिंग कैंपेन, जिसको ऑनरेबल लेट प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने काफी अप्रिशिएट किया है, ये कैंपेन इंडिया में 8.5 करोड़ सिटीजन्स प्लस 42 कंट्री तक पहुंची। इस कैंपेन को TV9, CNN, न्यूज 18, दी वायर और फ्रांस के फ्रांस 24 जैसे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया चैनल ने भी हाईलाइट किया है। अनिल कपूर, जॉन अब्राहम और विद्या बालन जैसे सेलिब्रिटीज अपना वैल्यूएबल सपोर्ट दिया है। आज वो हमें बताएंगे कि कैसे हम ऑनलाइन दुनिया के खतरनाक जालों से बच सकते हैं और अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं। सो लेट्स वेलकम टू डॉक्टर वंदना गुलिया। वेलकम टू दिस शो मैम। थैंक यू। सो डॉक्टर गुलिया, आप पहले हमें आपके बारे में बताएं एंड व्हाट हैज बीन योर जर्नी इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो साइबर सेफ्टी की जर्नी शुरू हुई अराउंड 10 years ago, 2014 में। सो आई वाज एक्चुअली रनिंग अ नेशन वाइड कैंपेन अबाउट सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। तो बड़ा ही नेचुरल था उसका ट्रांजिशन होना टू मेक पीपल अवेयर अबाउट साइबर क्राइम, बिकॉज अब रियल वर्ल्ड क्राइम्स जो हैं वो सब शिफ्ट हो चुके हैं डिजिटल वर्ल्ड में। तो जितने क्रिमिनल्स पहले ऑपरेट करते थे रियल वर्ल्ड में, पुलिस जिनको हैंडल करती थी, अब वो सारे क्राइम्स मोस्टली एज अ कॉपी डिजिटल क्राइम्स में कन्वर्ट हो गए। तो वहीं से साइबर क्राइम्स के बारे में लोगों को बताना और साइबर सेफ्टी की अवेयरनेस के वर्कशॉप्स और सेमिनार्स करना, वहाँ की जर्नी की शुरुआत हुई। एंड मुझे लग रहा था कि ये 2-3 साल का काम है, लेकिन मुझे मतलब अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी तेज़ी के साथ इतना कई गुना बढ़ता चला जाएगा और ब्लो अप करता जाएगा। सो जितना काम मैं बढ़ाती गई उतना साइबर क्राइम्स बढ़ते गए और आज आप देख ही रहे हो क्या हाल है। सो पिछले 10 साल में मैंने काउंटलेस नंबर ऑफ सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स किए हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। बिकॉज जब एक आम आदमी के साथ में कोई भी साइबर क्राइम होता है तो वो सबसे पहले जाता है पुलिस के पास मदद मांगने के लिए। तो पुलिस का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि कितने तरह के क्राइम्स हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे परपेचुएट होते हैं और कैसे लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बिजनेस ओनर्स के सेमिनार्स जो हैं, हमारे एजुकेटर्स के सेमिनार्स, सो हर एरिया में लोगों को अपने आप को कैसे बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, वही अब एक तरह से मेरा मिशन है। सो आई हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स नाउ। सो आजकल ना हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक न्यूज़ चैनल में नए नए तरीके के साइबर क्राइम सुनने को मिलता है। तो बेसिकली आप मुझे थोड़ा डिकोड करेंगे कि साइबर क्राइम एक्चुअली होता क्या है और ये इतना कॉमन क्यों है? सो ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर यूज़ होता है, डिजिटली जो क्राइम कमिट होता है उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। तो ये इतना कॉमन इसलिए है क्योंकि अब हम सबकी ज़िंदगियाँ डिजिटल हो चुकी हैं। आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले मोबाइल फ़ोन्स का इतना रोल नहीं था हमारी लाइफ में जितना अब है। अब आप अपनी सारी ट्रांज़ैक्शंस मोबाइल फ़ोन पे करते हो, आपकी सोशलाइज़िंग मोबाइल फ़ोन पे शिफ्ट हो चुकी है। आप पढ़ने के लिए लैपटॉप्स और डिजिटल डिवाइसेज़ का यूज़ करते हैं। तो एक तरह से वर्ल्ड ही रन हो रहा है, एक पैरेलल वर्ल्ड आप कह सकते हो, रियल वर्ल्ड और एक वर्चुअल वर्ल्ड रन हो रहा है। तो इसीलिए ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ इतने सारे लोग हैं वहाँ क्रिमिनल्स का होना भी मतलब नेचुरल ही है। तो उनको इसमें अपॉर्च्युनिटी नज़र आई तो वो रियल वर्ल्ड से साइबर वर्ल्ड में शिफ्ट हो गए। उनके लिए इस वर्ल्ड में और ये क्राइम्स इतनी तेज़ी से क्यों बढ़े? क्योंकि रियल वर्ल्ड में आपको अपना साइबर क्राइम क्रिमिनल्स को अपना टारगेट ढूँढने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, डिजिटल वर्ल्ड में वो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर अपने ऐप्स के थ्रू या सॉफ्टवेयर्स के थ्रू एक साथ में मास क्राइम्स कमिट कर सकते हैं, लाइक मासेस को टारगेट कर सकते हैं। तो अगर एक प्रेडेटर है, उसको किसी बच्चे को फँसाना है, तो वो रियल वर्ल्ड में अगर ढूँढेगा तो उसको एक वल्नरेबल बच्चा या अपना टारगेट बहुत मुश्किल से कहीं मिलेगा, कई हफ्तों की ढूँढने के बाद में। बट ऑनलाइन वो जाएगा, अपना फेक अकाउंट बनाता है,
तो वो एक साथ में हंड्रेड्स ऑफ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है अपना फेक आईडी बना के। तो इसलिए ये क्राइम्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं जो आप देख रहे हो। डिजिटल इकोनॉमी साइबर क्राइम्स को फ्यूल भी कर रही है। अभी जैसे आपने बताया कि डिजिटल वर्ल्ड के एरा में, तो मेरे पास मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था। इंडिया का जो डिजिटल वर्ल्ड या इंडिया का जो वॉच टाइम है वो एवरेज अराउंड 4.6 आवर्स है डेली, विच इज़ वे अहेड ऑफ ग्लोबल एवरेज। यस। बट एक चीज़ बताएं, ये साइबर क्राइम जो लोग होते हैं नॉर्मली कॉमन इंसान को या कॉमन पीपल को टारगेट करते हैं, तो उनको उनको नहीं लगता कि उनको टारगेट करना चाहिए जो रिच क्लास है, रिच क्लास में भी स्पेसिफिक, जो जिनके पास ब्लैक मनी है और जो गैंगस्टर्स हैं उनके पास तो बहुत पैसे होते हैं, ट्रू। ठीक, उनको क्यों नहीं करते हैं? It's a very good question actually. So I have a quick quiz for you. So मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको 4 ऑप्शन देती हूँ। जी। साइबर क्रिमिनल्स किस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं? एक, नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो बहुत रिच होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो बहुत फेमस होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जिनके पास में रिसोर्सेज बहुत हैं, लाइक जो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हैं। और ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। जिनके पास रिसोर्सेस कम रहते हैं एक्चुअली में। अच्छा ठीक है, चलो कम रहते हैं उनको टारगेट करते हैं। हाँ। ऑलराइट, सो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव। सो साइबर क्रिमिनल जो हैं वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करते कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं। उनका टारगेट वो होता है जो वनरेबल होता है। साइबर क्रिमिनल्स अपने टारगेट को ढूंढने से पहले ये नहीं देखते हैं कि उसका स्टेटस क्या है या उसके पास में कितने पैसे हैं। वो ये देखते हैं कि किसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में सबसे ज़्यादा है। साइबर क्राइम करने के लिए उनको क्या डिटेल्स चाहिए? नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल फ़ोन उसका एक्सेस, या फिर आपके डिजिटल डिवाइसेस का एक्सेस। तो वो एक्सेस उनको जिसका भी मिल जाता है वो उसी को अपना टारगेट बनाते हैं, चाहे वो कुछ थाउजेंड्स के लिए हो या लैक्स के लिए हो। और अगर कई बार उनकी लॉटरी लग जाती है तो करोड़ में भी होता है। तो कई बार पॉलिटिशियंस भी इसका शिकार बने हैं, कई बार जैसे आपने बोला क्रिमिनल्स भी इसका शिकार बन जाते हैं। और कई बार जो मासूम लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर वो टियर 2 सिटीज़ से हैं, या फिर कोई रिटायर्ड है, या फिर कोई स्कूल में पढ़ाता है, या कोई बच्चा है, इस पे कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जो सेफ है, या कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जो ज़्यादा वनरेबल है। हर वो इंसान जो लैक ऑफ नॉलेज रखता है, जिसको अवेयरनेस नहीं है कि क्राइम्स कैसे होते हैं और मुझे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, जिसको आइडेंटिफाई करना नहीं आता है साइबर क्राइम्स को, वो टारगेट बनता है साइबर क्राइम्स का। आपने बोला, आपने दो चीज़ बोला, एक तो अवेयरनेस की बात करी, ठीक है, और आपने डेटा की बात करी। तो मैं पहले अवेयरनेस पे आता हूँ, उसके बाद डेटा पे आऊँगा। तो आप जो करते हैं, आप बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाते हैं, जी। राइट? आपने 680 प्लस ऑलरेडी वर्कशॉप दे चुके हैं। जी। ये थ्रू आउट योर जर्नी आपने क्या देखा है जो कॉमन मिस्टेक लोग कर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी? सबसे ज़्यादा कॉमन जो मैंने देखा है ना, अभी भी हम लोग उस ऑस्ट्रिच की तरह जी रहे हैं जो रेत में अपनी गर्दन दबा लेता है और वो सोचता है कि मैं तो सेफ हूँ, बिल्कुल खतरा नहीं है। आज भी, जबकि हर किसी को मालूम है साइबर क्राइम क्या होता है, और हर किसी को मालूम है कि कितने लोगों के पैसे जो हैं वो लाइफ लॉन्ग सेविंग्स जो है वो उसका शिकार बन रहे हैं साइबर क्राइम्स का। और लोगों को ये भी मालूम है कि एक बार आप उसका टारगेट बन गए, विक्टिम बन गए, तो कोई सुनवाई नहीं है। मतलब बहुत कम लोगों को, फ्रैक्शन ऑफ लोगों को अपने पैसे वापस मिलते हैं। फिर भी लोग साइबर क्राइम्स की अवेयरनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि हमें बहुत नॉलेज है, हमको तो वी नो एवरीथिंग, हमको मालूम है कि लिंक पे क्लिक नहीं करना है। बट साइबर क्राइम की अवेयरनेस जो है ना, वो सिर्फ लिंक पे क्लिक करना, ओटीपी शेयर करना यहाँ खत्म नहीं होती है। साइबर क्रिमिनल्स तो लगातार अपने मोडस ऑपरेंडी को इवॉल्व करते जा रहे हैं। उनका हर बार आप देखोगे कुछ नया निकल कर आता है। आपको नए नए तरीकों से वो कोशिश करते हैं लोगों को ठगने का, उनको फ्रॉड्स का शिकार बनाने का। आपको भी लगता होगा कितना क्रिएटिव माइंड है इन लोगों का। तो वो लोग जब एक चीज़ पुरानी हो जाती है उसे छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे साइबर क्राइम्स हैं जो हॉल ऑफ फेम में जा चुके हैं, जो आज तक भी लोग उनका शिकार बन रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी मैनिपुलेशन में, वो टैक्टिक्स में काफ़ी हाई हैं। बट वो लोग लगातार इवॉल्व करते रहते हैं अपने क्राइम्स को। तो लोग अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उनको ये बात समझनी होगी कि हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने आप को एजुकेट करें। हम जितना साइबर क्राइम्स के बारे में जानेंगे, जितने रेड फ्लैग्स हमको पकड़ में आएंगे, हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उतना हम सेफ रह पाएंगे। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, हमको लगता है कि इंटरनेट एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन है। एक आदमी जब अपना फ़ोन ओपन करता है तो उसको लगता है कि मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पे और देखो कितना खूबसूरत माहौल है, मेरे अलावा कोई नहीं है। बट इंटरनेट ऐसा नहीं है। इंटरनेट एक भयानक जंगल है जहाँ पे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मिलियंस ऑफ प्रेडेटर्स आर देयर and they are more active than the people who are trying to protect themselves. So उनका एक ही टारगेट है कि हमको कहीं से भी कोई भी एक ऐसा इंसान मिले जो इसके गार्ड्स डाउन है, जो अभी सोच भी नहीं रहा है कि मेरी तरफ कोई अटैक किसी का होने वाला है।
तो प्रेडिटर्स हमें लगातार ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोगों को वो नज़र नहीं आ रहा है। लोग आज भी इंटरनेट को एक ऐसी दुनिया समझते हैं जहाँ पे अगर कोई फेसबुक पे है या व्हाट्सएप पे है, उनके थ्रू उनके पास में कोई मैसेज आता है कहीं से, तो उनको लगता है कि हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट जिसकी एक्सेप्ट कर ली, उनको लगता है ये तो फ्रेंड है। बट लोगों को ये बात समझनी होगी कि जितने ज़्यादा रियल वर्ल्ड में लोग हैं, उससे कई हज़ारों गुना ज़्यादा प्रेडिटर्स और साइबर क्रिमिनल्स ऑनलाइन हैं अभी। यही एक रीज़न है कि साइबर क्राइम इतनी तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक चला रहे हैं कि हम लोग प्रिंट करते जाएंगे, हम लोग साइबर क्राइम्स की अपनी शाखाएं खोलते जाएंगे क्रिमिनल्स की, लेकिन हम उतनी तेज़ी से इसको सीरियसली ना लेने की वजह से उतनी तेज़ी से अवेयरनेस स्प्रेड नहीं कर रहे हैं। आपने लास्ट टाइम कब कोई क्लास अटेंड करी थी साइबर सेफ्टी की? इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको जो पता लगेगा या मुझसे बात करने के थ्रू जो पता लगेगा, आप खुद सीख नहीं करते हो कभी भी। हम में से कोई भी ये इंटरनेट पे जाके ये नहीं देखता है कि मुझे साइबर सेफ्टी अवेयरनेस कहाँ पर हो रही है, मुझे अपने आप को एनरोल करना चाहिए। मैं ऑनेस्टली खुद बहुत टाइम से नहीं। हाँ, मैं खुद ऑनेस्टली इतने ज़्यादा फ्री सेमिनार्स ऑफर करती हूँ लोगों को। कई बार ऐसा होता है, मंथ में 2 सेमिनार्स तो फ्री होते ही होते हैं अवेयरनेस के लिए, प्रो बोनो होते हैं। तो उसमें हम इनवाइट करते हैं, टीचर्स के लिए होते हैं या जनरल पब्लिक के लिए होते हैं। तो मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी ज्वाइन कर सकता है उसके अंदर। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी लेके ऐसी चीज़ों को ढूँढ के उसमें एनरोल करना चाहिए, हमको एजुकेट करना चाहिए अपने आप को। राइट। लेकिन एक आपने जैसे सोशल साइट की बात करा, जी, तो अगर कोई अपना बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है, फोटो क्लिक किया, उसने जी, डाला, जी, तो साइबर क्राइम को ये पता है कि ये इसका बर्थडे है। जी। फिर किसी का सेरेमनी होता है, वो डाला, तो उनके पास बाई चांस एंड बाई ऑटोमेटिक उनके पास डेटा चले गए, तो उसका वो फायदा उठाते हैं। जी, तो ऐसा फायदा करके भी कोई फेक अकाउंट होता है फीमेल की, जी। मेल को अटैक कर सकते हैं वो लोग। जी, जी। तो फेक अकाउंट्स अपने आप में एक पूरी डिपार्टमेंट है साइबर क्रिमिनल्स का। फेसबुक ने आई थिंक 2018 में और 19 में उन्होंने मिलियंस ऑफ फेक अकाउंट्स रिमूव किए थे। मिलियंस। मिलियंस। इट वाज़ लाइक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फेक अकाउंट्स आर देयर। एंड सबसे बड़ा रीज़न साइबर क्राइम्स का ये है अनोनिमिटी। लोग अनोनिमिटी का फ़ायदा उठाते हैं। उनको मालूम है कि हमने जो नाम सेलेक्ट किया, हमको कोई प्रूफ तो चाहिए नहीं। यहाँ पे हमारे लॉ मेकर्स की कमी है। लॉ अगर ये होता कि आप केवाईसी किए बिना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, तो इतने ज़्यादा फेक अकाउंट्स नहीं बनते। तो हमारे पास में क्योंकि कंट्री में लॉ नहीं है, कोई भी अपना अकाउंट बना सकता है। आप अपना अकाउंट बना सकते हो। कोई भी साइबर क्रिमिनल अगर उसको टैप करना है, लेट्स से मेल टारगेट ग्रुप है उसका, तो वो एक यंग फीमेल की ब्यूटीफुल सी पिक्चर लगा के, प्रोफाइल पिक्चर कोई भी रैंडम नाम रख के और अपना एक प्रोफाइल बना लेते हैं। और उसके बाद में वो देखते हैं कि हज़ारों लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू करते हैं, और उसके बाद वो देखते हैं कि कौन हमारे जाल में आसानी से फंस रहा है, फिर वो उसको टारगेट बनाते हैं। तो अगर डेटा की बात करें, तो ये साइबर क्राइम वालों को डेटा मिलता कहाँ से है? हम ही देते हैं। किस तरीके से, मतलब? हम अपना डेटा देते हैं जब हम साइन अप करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, कैनवा जैसी वेबसाइट्स पे, क्रिएटिविटी के लिए जो यूज़ होते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ आप, ऐप्स हैं जहाँ आप जाते हो और आप शॉर्ट क्लिप्स बनाने के लिए लोग उनको डाउनलोड कर लेते हैं। मोबाइल पे बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स लोग डाउनलोड करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फ़िल्टर्स वाले ऐप्स होते हैं। तो उसको डाउनलोड 1 सेकंड में वो डाउनलोड हो जाता है। और उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि आप अपना बैकग्राउंड में, उनके सॉफ्टवेयर में ये होता है कि आप अपनी सारी परमिशंस दे रहे हो मुझको। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सारी परमिशंस ले लेता है। आपने ये सुना होगा, बहुत लोग ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता ये क्राइम कैसे हो गया, पैसे मेरे कहाँ चले गए, मैंने तो ओटीपी भी शेयर नहीं किया। तो वो कैसे होता है? कोई भी पर्सन गया एक वेबसाइट पे, उसने एक फेक सी लुकिंग सस्पिशियस वेबसाइट है, बट उसने सोचा कि ठीक है, मैं पैसे थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ साइन अप कर रहा हूँ। साइन अप दिया, अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी। साइन अप करने के लिए ईमेल आईडी चाहिए, ओटीपी चाहिए, तो अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, ओटीपी गया, साइन अप कर दिया और भूल गया उसको। मतलब कितने ही वेबसाइट्स पे आप साइन अप करके भूल चुके होंगे, लेकिन हर उस वेबसाइट पे जहाँ आपने साइन अप किया है, आपने अपना ईमेल आईडी डाल दिया और अपना मोस्ट फेवर्ड जो बहुत बार आप यूज़ करते हो वो पासवर्ड डाल दिया। तो एक ही पासवर्ड होगा, आपका एक पैटर्न है पासवर्ड रखने का भी, जो आप उसके आसपास अपने सारे पासवर्ड ऐसे ही रख देते हो। लेकिन वो पैटर्न आपने दे दिया। अब वो पैटर्न, आपकी इन्फॉर्मेशन धीरे-धीरे इकट्ठे होते-होते एक पूरा डेटाबेस बन चुका है और वो डीप वेब पे अवेलेबल होता है। तो लोगों को अपने डेटा को सँभाल के रखना और ऐसे ही कहीं साइन अप ना करने की हैबिट को डालना होगा कि आपने अगर किसी भी जगह साइन अप किया है, तो आप अपना वो ईमेल आईडी जो आपने बैंकिंग में दिया हुआ है, उसको तो आपको जान से ज़्यादा सँभाल के रखना चाहिए। आप बनाइए एक डमी ईमेल आईडी। ई-कॉमर्स के लिए, ऐप्स के लिए आप अपना ओरिजिनल आईडी मत यूज़ कीजिए। तो आपको जीमेल में फ्री ईमेल आईडीज़ की सुविधा है, फ्री ईमेल आईडी बनाइए और वहीं से आप साइन अप कीजिए सारे। और अपना बैंकिंग फ़ोन नंबर तो आपको बहुत ज़्यादा गार्ड करके रखना चाहिए, वो भी हर जगह नहीं देना चाहिए। और आपको मालूम ही है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो इज़ अ लाइफ सेवर। बहुत जगह पे टू फैक्टर होने की वजह से बहुत लोग बच जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करना चाहिए। और जहाँ कहीं भी आप लॉग्ड इन हैं, आपके पास गूगल में बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको बता देंगे, वेबसाइट्स हैं जहाँ आप लॉग्ड इन हैं, तो वहाँ से आपको लॉग आउट करना चाहिए।
तो और एक और चीज़ है, अभी भी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट लक्ष्मण रेखा जिसको कोई सीरियसली नहीं लेता, वो है हमारा पासवर्ड। ओके। हाँ, तो पासवर्ड इज़ समथिंग व्हिच इज़ सम अगर आपने पासवर्ड को सीरियसली ले लिया ना, तो बहुत सारे साइबर क्राइम से, ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम से बच सकते हैं। तो पासवर्ड ये है कि आपको कुछ ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए जो आपके लिए ईज़ी टू रिमेंबर हो, जो आपको कहीं लिखना ना पड़े। अगर आपने अपने मोबाइल पे कहीं लिख दिया फ़ोल्डर में अपना पासवर्ड, या फिर अपने अपने सिस्टम में कहीं लिख दिया, तो वो भी वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं, वो किसी भी मैलवेयर्स हैं, सिस्टम में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले वो क्रॉल करते हैं कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या सेव्ड है, और जो-जो उन्हें पैटर्न समझ में आता है, वो गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन। ये नैनो सेकंड्स की कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन बहुत सारा डेटा जब मैच हो जाता है, तो साइबर क्राइम हो जाता है, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है इस तरह से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। जो हम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम जो क्रिमिनल होते हैं हुँ, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हुँ, ठीक है। हुँ, और हमारी इंडियन पुलिस जो है, मैं अगर इंडिया की बात करूं, हुँ, उनकी जो कैचअप रेट है वो हुँ, बहुत स्लो है। हुँ, मतलब इतना स्लो है हुँ, कि अगर 1000 क्राइम हो रहे हैं, नॉट इवन 1000, 1 लाख अगर क्राइम हो रहे हैं हुँ, तो कोई एक को वो टैग कर पाते हैं। हुँ, हुँ, तो ये ऐसा क्यों, या मतलब ये इसका रीजन क्या है? क्या पुलिस स्टेशन या पुलिस वालों की जो हुँ, सिस्टम्स हैं, हुँ, जो उनकी जो सिस्टम्स है वो डाउनग्रेडेड है, हुँ, ये अब मतलब अपडेटेड नहीं है, या फिर उनके पास केसेस ही उतना है कि हुँ। मैन पावर ही नहीं है उसको हैंडल करने का? जो दूसरी बात है वो ज़्यादा सही है, ओके। क्योंकि जब हमने साइबर क्राइम्स के बारे में पहले सुना था, आज से 10 साल पहले, तो गवर्नमेंट को लगता था, पुलिस डिपार्टमेंट को लगता था कि एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, साइबर क्राइम आएगा तो वो सँभाल लेगा। उन्होंने कभी शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा जो आज हालत है साइबर क्राइम्स की। तो आप अगर देखें, हमारे कंट्री में करीब 20 लाख के आस-पास पुलिस के लोग हैं, लेकिन साइबर सेल में आप देखेंगे तो इतने एम्प्लॉइज़ नहीं हैं आज भी। तो जितनी तेज़ी से साइबर क्राइम्स बढ़े हैं, उसी बैंडविड्थ में हमने वो प्रोटेक्शन यूनिट्स अभी तक नहीं बनाई है गवर्नमेंट ने। तो आज उसी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो जो उसके लिए जो एजुकेशन चाहिए, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को जो ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग इतनी तेज़ी से नहीं हो रही है, वो भर्ती इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। मतलब आप देखोगे कि इंडिया के अंदर पर 1000 जितने पुलिस के लोग हैं, पर 1 लाख जो डेटा है एक्चुअली इंटरनेट पे, तो इंडिया में अभी भी बहुत कम है वो। तो पुलिस के मामले में भी आई थिंक हम 200 समथिंग पर हैं, पर 10,000 और पर 1 लाख आई थिंक 200 समथिंग पुलिस ऑफिशियल्स हैं हमारे पास में, जो कि काफ़ी कम नंबर है, उसको काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। और इतने ही बराबर नंबर्स होने चाहिए हमारे साइबर सेल में, जो पुलिस में जो लोग हैं उनके। तभी हम इसको उस लेवल पे टैकल कर पाएँगे जिस लेवल पे अभी ये बढ़ चुका है। अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। बट एक चीज़ अभी आपने बताया, जैसे साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल होते हैं, वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न यूज़ करते हैं। हुँ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, हुँ, वो अगर मोबाइल पे ही अटैक करता है तो हुँ, उनकी एक बंदा तो कर नहीं सकता। हुँ, उनके लिए बहुत हैकर्स चाहिए, हुँ, बहुत उनकी कोडिंग के लिए कोडर्स चाहिए, हुँ, बैकएंड डेवलपर चाहिए, हुँ, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होता है। हुँ, इसका मतलब एक ग्रुप होता होगा, हुँ, राइट? हुँ, अगर एक ग्रुप है, इसका मतलब वो मास मास पे अटैक करते हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों को थोड़ा-सा स्मार्ट गेम करके हुँ, उस ऑर्गेनाइजेशन को टैप करना चाहिए, रादर गोइंग फॉर हुँ। केस टू केस बेसिस? सो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो येस ऑफ कोर्स पुलिस को बहुत प्रोएक्टिवली करना चाहिए इस काम को, जो मुझे लगता है उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। दूसरा, शायद उनकी बैंडविड्थ नहीं बची है अब, क्योंकि इतने ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स हो चुके हैं। पहले तो हम सुनते थे जामताड़ा में है या नूंह में है या ऐसी-ऐसी जगह हमको समझ में आता था, पकड़ में आता था, न्यूज़पेपर्स में आता था कि यहाँ पे साइबर सेल ने जो है एक गैंग को बस्ट किया है। बट अब वो इतना ज़्यादा फैल चुके हैं, पहले तो गढ़ बने हुए थे, अब वो ऑल ओवर इंडिया कोने-कोने में हो चुके हैं। और कितना डिफ़िकल्ट है साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना। सिर्फ 5 लोगों की टीम कहीं बेसमेंट में बैठी है, आपको पता भी नहीं है। इट्स लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन द हेस्टैक। आप फिज़िकली किसी को परस्यू करते हैं, पुलिस के लोग, तो वो अलग तरीके का परस्यू होता है, फिर उसको किसी क्रिमिनल को पकड़ना, वो एक अलग चेज़ होता है। साइबर क्राइम्स क्रिमिनल्स को चेज़ करना एक अलग तरीके की एक्सपर्टीज़ डिमांड करता है, तो शायद उनके पास में वो बैंडविड्थ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से परपेचुएट कर रहा है। जितनी देर में आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुन के खत्म किया ना, उतनी देर में इंडिया को करीब 500 करोड़ का साइबर क्राइम्स के थ्रू लॉस हो चुका है। Every minute we are losing, according to some data, 93.5 crores every minute India is losing, and ये 2001 की रिपोर्ट है। आज हम 2025 में बैठे हैं, तो ये हमारे पास आंकड़े उतने फ्रेश नहीं है। एक रिपोर्ट अभी थोड़े दिन पहले की है, हमारे पास करीब पिछले 5 साल में एमएचए की रिपोर्ट है, वो न्यूज़पेपर में भी आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, कि अब तक 21 करोड़ कंप्लेंट्स लॉन्च हो चुकी है हमारी साइबर क्रिमिनल्स, साइबर क्राइम्स की, साइबर क्राइम्स पोर्टल पे। तो ये वो कंप्लेंट्स हैं जिन लोगों को पता था कि हमें कंप्लेंट कहाँ करनी है और उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि हर कोई तो ऑनलाइन प्रोसेस से वाकिफ नहीं होता है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे कितने लोग होंगे जो ये सोचेंगे क्या फ़ायदा कंप्लेंट करके, या फिर हम कंप्लेंट कहाँ करें जाके, हमें पता ही नहीं है। तो यानी आप इसको सीधा-सीधा 10 गुना समझ सकते हो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना मतलब अभी तक रजिस्टर भी नहीं करी है रिपोर्ट।
तो ये तो हमारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, और ये बहुत डराने वाले हैं ऑफ कोर्स, और ये बढ़ रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। वैसे रजिस्टर ना करने का भी एक थॉट प्रोसेस है। हम्म। आई डोंट नो इट इज करेक्ट और रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से ये करेक्ट है। आई विल लिंक इट इनटू रेप। किसी का अगर रेप होता है तो समाज में उनकी घर वाले ये सोचते हैं समाज में नाक कट जाएगा ऐसा करके, तो वो करते ही नहीं है। Yes. एग्जैक्टली सिमिलर टाइप है जब ऐसे केसेस होते हैं, साइबर क्राइम हो जाता है उनके साथ, उनके दिमाग में ना एक न्यूरो साइंस बोल रहे हैं या Yes, फिर yes. एक डर आ जाता है कि लोग क्या बोलेंगे, उसकी Absolutely, वजह से शायद वो absolutely. रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। मेरे पास एक केस आया था एक बच्चे का। मैंने असम में एक जगह पे एक सेमिनार दिया था, वर्कशॉप 2 दिन का। तो उसके बाद मेरे वर्कशॉप्स के एंड में सब लोगों के पास मेरा नंबर होता है, वो रीच आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उस यंग बच्चे का मेरे पास में फ़ोन आया, उसने बताया कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था, और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसका एम या उसका ड्रीम ये था कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूँ। कॉलेज में था वो, तो वो उस जाल में फंस गया, और वो ऑनलाइन बिजनेस जो था वो कुछ नहीं था, वो फ्रॉड स्कीम थी। तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स का जो रिटायरमेंट फंड था वो उसमें लगा चुका था, और अलग से 8 लाख रुपए उसने किसी से बोरो करके अपने रिश्तेदारों से उसमें लगा दिए थे। उसने मुझे बोला कि अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले मैम, मुझे नहीं पता, मुझे तो सुसाइड ही करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो यू आर राइट, वो किसी को नहीं बता पा रहा है अपनी बात। फिर एक ऐसा साइबर क्राइम है मैट्रिमोनियल फ्रॉड। उसके अंदर जब लोग शादी के लिए जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें रजिस्टर करते हैं अपने आप को, वहाँ से उनको प्रोस्पेक्टिव लोग मिलते हैं, और वो लोग कई बार फ्रॉड्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं। तो वो अपने जाल में फंसाते हैं, ग्रूमिंग के थ्रू एक लंबे प्रोसेस तक बात करके अपने विक्टिम को टारगेट करते हैं, और उसके बाद उनसे पैसों की ठगी करते हैं। तो जब ऐसे केस में भी कोई साइबर क्राइम का विक्टिम बन जाता है, उसको पता होता है कि मैंने अपने आप को रजिस्टर किया एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाने के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, और उसने पैसे मांगे और वो गायब हो गया। अब इस पर्सन को मालूम है कि वो मेरा फेथ उस पर था, बट वो अपने परिवार से कैसे शेयर करेगी ये बात, वो लड़की या वो महिला, ये सोच के कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो सब मुझे ही बोलेंगे कि तुम्हारी अकल पे क्या पत्थर पड़ गए थे। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी बीबीसी की, उसमें मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स को पूरा कवर किया। इज वन ऑफ द डेडलीस्ट क्राइम्स इन इंडिया। लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर मनी। साइकोलॉजिकली उस ट्रामा से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें एक केस था, देयर वाज अ यंग पर्सन, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी वो, पढ़ी लिखी समझदार, कॉर्पोरेट में काम करने वाली, मिड सीनियर लेवल लाइक मैनेजर लेवल की पर्सन। तो ऑफ कोर्स जो इंटेलिजेंट है वो, उसको एक पर्सन मिला, वो बाहर के किसी कंट्री में काम करता था, और उन दोनों की बातचीत शुरू हुई। फिर उसके बाद में उनको लगा कि वो बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर्स हैं एक दूसरे के लिए। इन द एंड हुआ ये कि वही जो सीक्वेंस ऑफ लाइज एंड ट्रूथ्स एंड डिसीट्स एंड ट्रैप, उसमें फंसती गई। उसको शुरू में पैसों की जरूरत थी अपनी मदर की सर्जरी के लिए, तो उसने सोचा कि मेरा फियांसे है, मैं नहीं हेल्प करूंगी तो और कौन करेगा, 27 लाख दे दिए। फिर उसने कुछ और बोला कि मैं यहाँ फंस गया हूँ और मैं आर्मी में हूँ, मेरे घर कुछ पैसे भेज दो, फिर पैसे भेज दिए। ऐसे करते करते उसने उस पर्सन को 1.5 करोड़ दे दिए। 1.5 करोड़? 1.5 करोड़। अब उसने अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर करी। वो बंदा उसके बाद गायब हो गया जब उसको लगा और कुछ बचा नहीं है। तो उसने अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर करी। पेरेंट्स ऑन कैमरा, आप उस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हो जाके, मैं शॉक हो गई थी उनका रिएक्शन देख के। वो बोलते हैं कि पागल है, इसने ऐसा किया, अब इसकी पनिशमेंट ये है, ये हमको जो घर दिलाने वाली थी कहीं से भी दिलाएगी, अब ये दिलाएगी हमको वो घर, हमें नहीं पता। तो उन्होंने उस वक्त कोई सिंपैथी नहीं दिखाई उसके लिए। मतलब उसने वो पैसा इकट्ठा किया था उस लड़की ने कि मैं अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा सा घर खरीदूंगा, उनका सपना पूरा करूंगा। अब वो पैसे चले गए उसके पास से। कई बार फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिलता है लोगों को, इसीलिए भी लोग अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं करते हैं। जॉब स्कैम्स, कई बार ऑनलाइन इस तरह की स्कीम्स आती हैं कि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा में कुछ वैकेंसीज हैं, रिलायंस में कुछ वैकेंसीज हैं, आप इतने पैसे दे दो आपको नौकरी मिल जाएगी, पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो लोग, बच्चे क्या करते हैं, अपने यंगस्टर्स अपने आसपास के लोगों से पैसे बोरो करते हैं और दे देते हैं। फिर वो पैसे स्कैम के थ्रू फंस जाते हैं, वो वहाँ पे नहीं निकल पाते उससे बाहर। तो वो जब घर वालों से कंप्लेन करेंगे तो क्या बोल के घर वाले उनको 4 बात सुनाएंगे, उनके रिश्तेदार हंसेंगे उनके ऊपर कि देखो इसके साथ क्या हुआ। तो इसीलिए भी वो उसको छुपा लेते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम किसी को पता ना लगने दें। पुलिस के पास भी जाते हैं तो वो पुलिस से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमारे घर मत आना, हमको ही बुला लेना आप। तो ये भी एक रीज़न है, आप सही कह रहे हो। तो यही वजह है, क्योंकि विक्टिम को ही शेम और ब्लेम किया जाता है, और लॉज में हार्श पनिशमेंट्स नहीं है, और बहुत सारे लॉज जो हैं वो उतने पक्के नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए क्रिमिनल्स को डराने के लिए। तो साइबर क्राइम्स इसीलिए जो आप देख रहे हो आज वो हाल है साइबर क्राइम्स का। तो ये भी होता है जैसे पुलिस स्टेशन पे अगर कोई जाता है, हम्म। ठीक है, और अगर लॉस कराना भी होता है तो पुलिस वाले भी तो इतने सारे क्वेश्चन, पहले तो विक्टिम को इतना डरा देते हैं और ऐसे करा देते हैं कि वो खुद ही डर जाते हैं कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूँ कि नहीं करूँ। तो अगर किसी को पुलिस कंप्लेंट करना भी है तो करेक्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए? सो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। एक तो आप सबसे पहले जैसे ही साइबर क्राइम होता है
तो 1930 पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हो। ये गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है साइबर क्राइम्स के लिए, और एक गवर्नमेंट की अपनी खुद की वेबसाइट है साइबर क्राइम्स को रजिस्टर करने के लिए। आई थिंक आई विल गिव यू द लिंक एंड यू कैन डिस्प्ले फॉर द ऑडियंस बेनिफिट। सो वहाँ उस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी क्राइम को, अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। अनोनिमसली भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्राइम्स ऐसे हैं जिसमें जो रेपुटेशन डैमेज से रिलेटेड है, जैसे किसी ने किसी की तस्वीरों को पब्लिक कर दिया है, ऑनलाइन छाप दिया है, और उनको अपना असली नाम बताने में या खुद सामने आने में हिचक हो रही है, तो आप एनोनिमसली भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। एक और बहुत अच्छी वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की तो नहीं है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल मतलब अलग से इनिशिएटिव है, और इनका टाई अप ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया के साथ में है। तो कई बार लोग इसीलिए भी बहुत हैरेस हो जाते हैं। ये भी एक तरह का क्राइम है कि किसी की पिक्चर्स को मॉर्फ किया, वीडियोस को मॉर्फ किया, और उसके बाद में उनको ब्लैकमेल किया कि हम इसको पब्लिश कर देंगे ऑनलाइन या इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे। तो आप ये जो मैं आपको अब वेबसाइट बता रही हूँ, इसको भी आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं उसको, या फिर एंड में आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। उस वेबसाइट पर जाकर भी आप अपनी शिकायत को, कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। वो भी एनोनिमसली हो सकती है। तो इस वेबसाइट पे NSCII ये एक इनिशिएटिव है, और इस पे लोगों के पास में ये फ्रीडम होती है, विक्टिम्स के पास में, कि उन्हें वो शेम और ब्लेम का सामना नहीं करना पड़ता, और वो अपने लिए हेल्प सीक कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव, ये ऑर्गेनाइजेशन उन सोशल मीडिया कंपनीज को डिस्करेज करते हैं कि अगर वो पब्लिश हो भी गई है तो उस पोस्ट को हटा दिया जाए सोशल मीडिया पे से। तो इस तरह से एक विक्टिम को कंप्लीट सपोर्ट मिलता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी का फेस, जैसे आपने बोला मतलब डीप फेक की आप बात कर रहे हैं, तो अगर किसी फीमेल की खाली फेस लेके किसी दूसरे की बॉडी में चिपका के एक पोर्नोग्राफी का वीडियो बना के उनके साथ डिस्कशन करके उनसे एक्सटॉर्शन कर सकते हैं। हम्म। तो ये भी तो तो इसका जिक्र तो पीएम ने अपनी स्पीच में भी किया था। एक जयपुर में थे आई थिंक वो, और उन्होंने बोला था ये हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि उनके खुद के मॉर्फ हो गए थे। सोचिए आप, अगर पीएम को भी टारगेट किया जा सकता है तो क्रिमिनल्स किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। और बिकॉज ऑफ एआई इसमें बहुत बढ़ोतरी हो गई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों रश्मिका जी के साथ में भी ऐसा कुछ हुआ था। तो इवन स्टार्स को भी टारगेट किया जाता है, कभी कभी प्रैंक करने के लिए लोग कर देते हैं। तो उनको ये नहीं समझ में आता। जो प्रैंक वाली बात है, यहाँ मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम्स का जो सेक्शन है ना, वो है बेवकूफ़ी वाले क्राइम्स, इंसिडेंटल क्राइम्स। मतलब क्राइम करने वालों को नहीं पता कि हम क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। इसमें यंगस्टर्स आते हैं सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि अपने पीयर ग्रुप में अपने आप को कूल दिखाने के लिए किसी को बुली करते हैं, किसी के साथ में ये गेम खेलते हैं कि मॉर्फ की किसी की पिक्चर और उसको हैरेस किया, या फिर कुछ ऐसा लॉ ब्रेक करने का वीडियो बनाते हैं और फिर खुद ही पोस्ट कर देते हैं अपने सोशल मीडिया पे। जैसे अभी हुआ था थोड़े दिन पहले, लुधियाना के स्कूल के कुछ बच्चे थे, वो अपना ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो उन्होंने ओपन कार्स ली और रात में 2 बजे सड़क पे गाड़ी चलाते हुए और खूब हंगामेबाजी करते हुए जा रहे थे, और वही सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर दिया उन्होंने। तो अगले दिन पुलिस ने, क्योंकि वो माइनर्स हैं, उनके खिलाफ नहीं, उनके पेरेंट्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को प्रैंक करने के लिए, हैरेस करने के लिए, जैसे एक बहुत ही खतरनाक प्रैंक था स्कल ब्रेकर चैलेंज, आपने पता नहीं उसके बारे में सुना होगा या नहीं। नहीं, थोड़ा सा स्कूल्स एलाबोरेट में करें। बहुत पॉपुलर हुआ, इंटरनेशनल स्कूल में, और कई कंट्रीज में तो बैन करना पड़ा उसको स्पेशली। इसमें क्या होता है कि 2 फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये सारा तमाशा सोशल मीडिया पे लाइक्स के लिए ही होता है। तो कोई ना कोई रहेगा फोन रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, और 2 फ्रेंड्स जाकर एक अनजान फ्रेंड को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि हम एक रील बना रहे हैं, ऑन द काउंट ऑफ 3 तीनों को जंप करना है। तो वो बोलेगा ठीक है, इतना सा तो कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर। तो वो बोलेंगे 1 2 3, तो जैसे ही जंप करेगा वो बीच वाला पर्सन जिसको टारगेट किया जा रहा है, 2 लोग उसको अड़ंगी लगा देंगे और वो धाड़ से पीछे गिरेगा ऐसे करके। तो इस प्रैंक का ही नाम है स्कल ब्रेकर। और कई लोगों को सीरियस हेड इंजरीज हो गई, कुछ बच्चे मर गए, कई लोग रेस्टिगेट हो गए, कुछ बच्चे। तो इस तरह की चीज़ों के चलते यंगस्टर्स अपना करियर तक बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल से रेस्टिगेट होना और एक नेगेटिव रेफरेंस मिलना उनके आगे के रास्ते बंद कर देता है। उनको करियर में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। और जब वो अपने डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें, हरकतें करते हैं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आजकल एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया है कि कोई भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है, एडमिशन देने से पहले सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करती है रेफरेंस के लिए, कि हम जिसको एडमिशन देने जा रहे हैं उसकी ट्रू पर्सनैलिटी क्या है। तो सोशल मीडिया पे आप जैसे शो अप करते हैं, वही आपका एक पर्सनैलिटी या पहचान का हिस्सा बन जाता है। ये बात भी ध्यान देने वाली बहुत ज़रूरी है। इन एक्टिविटीज़ को भी कहीं न कहीं वो, क्योंकि दर्ज होता रहता है, ऐसा बोला जाता है वंस ऑन इंटरनेट ऑलवेज ऑन इंटरनेट। सो ये वैसा नहीं है कि आप भूल जाओगे थोड़े दिनों में और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और याद नहीं रहेगा। ये आपके फुटप्रिंट्स हैं।
इसको इसका डिजिटल फुटप्रिंट्स बोलते हैं। इसका मतलब अगर मैं सोशल मीडिया में हाँ। अगर मेरा कोई भी पोस्ट मैं डालता हूँ, हम्म, अगर डिलीट कर दूं मैं हम्म, अपने तरफ से, हाँ। लेकिन वो एक्चुअली में डिलीट नहीं। नहीं होता, वो जो थर्ड पार्टी वेबसाइट में होते हैं या सोशल फिर मीडिया किसी की। खुद, आपको मालूम है स्नैपचैट की वजह से कितने क्राइम्स हुए हैं? सबको लगता है, यंगस्टर्स को लगता है कि अपनी फोटो भेज देते हैं, वैसे भी वो 24 आवर्स में डिलीट हो जाएगा। डिसअपीयरिंग मैसेजेस सबसे बड़ा फ्रॉड है। देयर इज नथिंग कॉल्ड डिसअपीयरिंग मैसेज। व्हाट्सएप पे लोग सोचते हैं हम डिसअपीयरिंग मैसेज लगाकर कर देंगे। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो काफ़ी बड़ी सीमेंट कंपनी के टॉप लीडरशिप में थे। तो वो बोलते हैं कि हम लोगों की डीलिंग्स इतनी सेंसिटिव होती है कि हम सिर्फ डिसअपीयरिंग मैसेजेस यूज़ करते हैं, स्नैपचैट यूज़ करते हैं। तो मैंने उनको बोला, ओ रियली, अगर कोई उसका दूसरे फ़ोन से फ़ोटो ले ले तो? एंड हिज जॉ ड्रॉप्ड, ही वाज सो शॉक्ड, ही वाज लाइक ये तो उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा। सो डिसअपीयरिंग मैसेजेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सो आई मीन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पीपल, यंगस्टर्स, कि आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इस तरह से ना भेजें स्नैपचैट पे या व्हाट्सएप के डिसअपीयरिंग मैसेज को ट्रस्ट करके। एक चीज़ और दिमाग में आ रही है, एक और केस स्टडी। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। एक कॉमेडियन है यूएस में, एलेक्स, उसने एक स्टोरी शेयर करी। उसके कॉलेज फ्रेंड जॉन का मैसेज आया उसके पास में एक दिन, और उसने, जॉन ने बोला कि हाउ आर यू, एवरीथिंग ओके? एंड देन ही वाज लाइक, अच्छा बताओ इतने सालों बाद कैसे याद किया? बात 10 साल पुरानी हो गई। तो जॉन ने बोला कि तुमको याद है मेरे नेबर ने मेरे ऊपर केस फाइल किया था, तो कोर्ट ने सबीना किया है कि जितने भी उस टाइम के मेरे ईमेल्स हैं वो सब मुझे सबमिट करने हैं वहाँ पे। तो एलेक्स ने बोला, यार दैट सक्स, अभी तक केस चल रहा है वो? तो खैर, एनीवे, आई फील बैड फॉर यू, बट व्हाट कैन आई डू? तो ही सेड, जॉन सेड, यू रिमेंबर हम लोग एक दिन रात को हमारी थिएटर की प्रैक्टिस थी, एंड तुमने मुझे लिखा कि यू हैव टू कम, एंड आई टोल्ड यू कि आई एम सॉरी आई कांट कम, माई स्टूपिड नेबर हैज कॉल्ड मी बिकॉज ऑफ दैट केस, आई हैव टू गो, एंड यू रोट टू मी, वुड यू लाइक मी टू किल हिम? And you wrote back, I wrote back to you, that will be wonderful. So that is considered a threat. It's illegal. Now, अब वो अपनी अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ पहुँचना था, कॉर्पोरेट लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उस टाइम का, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया, एज एन एविडेंस कोर्ट में जाएगा वो। तो ये जो प्रैंक है उस टाइम का जोक है, अब वो लीगल एविडेंस है। So whatever you write, be very careful. It can come back and haunt you even after a lifetime. Be very careful what you say. Be very careful what you search. Be very careful what you comment, like or dislike, share or forward. Anything that you're doing is getting recorded and it's called your digital footprint. वैसे व्हाट्सएप पे हम जब चैट करते हैं तो वो एनक्रिप्टेड दिखाया जाता है, तो इज इट एक्चुअली में सेफ? Like I एंड said, एनक्रिप्शन होता क्या चीज़ है पहले तो? encryption is nothing but it's like a way, it's to jumble up your data in a way that only a key can unjumble it. So not everyone, only the software or the person who has the key can unjumble it, the pass key, of course. So encryption is something which is taken very seriously, and of course it's an industry standard for cyber security practices. But जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी हैं अभी, अगर आपके पास से कोई लिखी हुई चीज़ कहीं चली गई तो वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, उसको कैसे यूज़ या मिसयूज़ किया जाएगा, आपको कुछ मालूम नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि हम मजाक में भी कुछ ऐसा ना कहें या लिखें जो बाद में हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। ऐसे न जाने कितने ही केसेस हैं, आप देखेंगे, मतलब इंटरनेट पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। MNCs के सीनियर ऑफिशियल्स को सिर्फ इसलिए फायर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लिखा जो उस कंपनी की पॉलिसीज या उनके वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। लोगों के करियर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के चांसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलता किसी और कंट्री का क्योंकि उनकी सोशल मीडिया बहुत ही रेडिकल है, रिलीजियस है, या वो अनफिट हो जाते हैं उस प्रोसेस के लिए। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ। जैसे व्हाट्सएप या अदर एक चैटिंग ऐप की अगर मैं बात करूं, जी वो एनक्रिप्शन तो लिखता है, जी मैंने किसी को व्हाट्सएप लिखा तो व्हाट्सएप से फॉरवर्ड दूसरे व्हाट्सएप को होता है, जी तो उसमें भी वो मैसेज दिखता है। तो ये एनक्रिप्शन काम कैसे करता है, वो मेरे को एक्चुअली में समझ नहीं आया। लेट्स से जी मैं एक फोटो क्लिक करके एक मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा, इसका मतलब सारे देख पा रहे हैं, जी, ठीक है, और डाउनलोड भी कर सकते हो। हाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। उन्होंने डाउनलोड किया, या वो किसी दूसरे ऐप में या किसी में डाल दिया, एनीवे आई डोंट हैव द कंट्रोल, उसको क्या कर सकते, उसका तो कोई यहाँ पे उपाय बस है ये नहीं? है कि बिकॉज यू आर चैटिंग वन ऑन वन विद दैट पर्सन, इट्स सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट दैट यू आई हैव अग्रीड टू चैट. So if you chat with your friend and I want to find out what that chat is, I cannot hack into the system and find out what that chat is. That is the facility or a benefit you get. But if that friend decides to leak your information, then nothing can be done. एंड एनक्रिप्शन जो डेटा होता है, क्या एनक्रिप्शन डेटा को साइबर क्राइम डिकोड कर सकते हैं? अभी तक वो फैसिलिटी इंडिया के पास नहीं है। आई थिंक इंडिया ने डिमांड किया था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बट उनको वो मिला नहीं है अभी तक। ओके, और हाँ, तो फॉरेन कंपनीज आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स, दे डोंट ओपन देयर एनक्रिप्शन फॉर एनी कंट्री। अभी तक उन्होंने ओपन नहीं किया है, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है। सो या,
मेरे को ऐसा लगता है जी। कि साइबर क्राइम हालांकि 10 साल से है, हम्म, लेकिन इनकी जो ग्रोथ हुई है कोविड-19 से हुआ है। डेटा है, डेटा पॉइंट के हिसाब से बात करें, 2019 से पहले इंडिया का एवरेज वॉच टाइम वाज इन नियर अराउंड 2 आवर्स टू 2 to 3 आवर्स, ठीक है। एंड क्यूमुलेटिव अगर लैपटॉप और मोबाइल सब कुछ ले ले 6.5 घंटे का है। मतलब डेली ईच एंड एवरी पर्सन आर गिविंग देयर वॉच आवर्स ऑन डिजिटल फॉर 6.5 घंटा। ये जैसे ऑनलाइन एक्टिविटी होता है, लोग ऑफिस की बात है, ऑफिस के अलावा भी रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं, इन्फ्लुएंसेबल वीडियोस होते हैं जो उनको डिफरेंट मोड पे उनको इन्फ्लुएंस करता हो टुवर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेररिस्ट अटैक्स एंड टेररिज्म एंड कुछ धर्म वाला चीजें भी आ जाते हैं उसमें। तो आप किसको कैसे डिकोड करेंगे? तो इसमें दो पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के अंदर जो मुझे नजर आ रहा है। नंबर 1, यस यू आर राइट, डिजिटल एडिक्शन जो है ना वो अब बढ़ता जा रहा है और उसका रीज़न ये कंपनीज खुद हैं। बिकॉज उन्होंने, लाइक आई सेड, हर चीज़ के एंड में, उसके बैकग्राउंड में उस कंपनी ने अगर लॉज नहीं बनाए हैं तो उसी की गलती है। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, चाइना ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए हैं कि आप इससे ज़्यादा आप फ़ोन पे टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हो। आपके बच्चों के लिए तो उन्होंने बहुत ही मिनिमम टाइम रखा है। बट इंडिया में अभी वो लॉज नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन कंपनीज का ना एनुअल टारगेट होता है कि हमको अपनी टेक्नोलॉजी को एडिक्टिव बनाना है और इसके लिए ये अपने टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को स्पेशली ट्रेन होने के लिए भेजते हैं कि हम लोगों को, स्टैनफोर्ड एक प्रोग्राम रन करता है कि हमको एडिक्टिव कैसे बनाना है टेक्नोलॉजीज को। तो ये सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब के बैकग्राउंड में वो इंजीनियर्स हैं जो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में टिके रहें। और येस यू आर राइट, कोविड के टाइम पे हम सब लोग अपनी इमोशनल प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे थे। लोगों में अकेलापन बहुत ज़्यादा आ गया था, तो उन लोगों ने कोशिश करी कि वो जो सोशली आइसोलेट हो गए थे तो उस सोशल लाइफ को उन्होंने ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करी। तो इस दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया और सोशल मीडिया में या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और भी जो जितने भी मीडियम्स हैं, इन सब में एक बात है कि आपको बहुत जल्दी रैडिकलिज्म की तरफ ले जाते हैं। अगर आपने ज़रा सा भी इंडिकेट किया ना कि आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, तो वो पूरा एल्गोरिथम आपको वही दिखाने में लग जाएगा। आपने अगर सर्च किया कुकिंग वीडियोस, तो आप देखेंगे अगले 2 दिन तक आपको वही सजेशंस आते रहेंगे। बिकॉज़ उनका मकसद है कि आपको आपके इंटरेस्ट की चीज़ें मिलती रहें और आप लगातार उस पे हुक्ड ऑन रहें। तो जो आपने सर्च किया, अगर आप गलती से सर्च करते रहे और कुछ ना कुछ हो गया, अब उनके स्टैटिस्टिक्स उनको दिखाते हैं कि कुछ बड़े एडिक्टिव टॉपिक्स हैं, उनमें रिलीजन है, उनमें रैडिकलिज्म है, उनमें भड़काऊ या उकसाने वाली चीज़ें हैं। तो उन्होंने देखा है कि लोग इन चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल एनर्जी स्पेंड करते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम ऐसे कुछ ना कुछ सजेशंस वो फीड में डालते रहते हैं। अगर आपने उस फीड में उस सजेशन को एक्सेप्ट किया और मतलब क्लिक किया उस पे और उसको देख लिया, तो वो और उस तरह के सजेशंस आपको देंगे। तो ये काफ़ी ब्लेम है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो आपके थॉट प्रोसेस को नैरो करके एक डायरेक्शन में लेकर जाता है और उसको इतना ज़्यादा नैरो कर देता है कि आपको लगने लगता है कि वर्ल्ड में बस यही एक व्यू है, सब इसी को मानते हैं। देयर इज अ सोसाइटी व्हिच बिलीव्स दैट अर्थ इज फ्लैट। दे रियली बिलीव इट। आप उनको कन्विंस ही नहीं कर सकते, साइंस उनको कन्विंस नहीं कर सकती, पिक्चर्स उनको कन्विंस नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास खुद के पास अपने एविडेंसेस हैं। और सोशल मीडिया जो है इसी तरह से आपको उन ग्रुप्स की तरफ लेके जाता है जो बहुत रेडिकल आइडियोलॉजीज रखते हैं। वो इस्लाम भी हो सकता है, वो क्रिश्चियनिटी भी हो सकता है, वो पास्ट पॉलिटिक्स भी हो सकता है, या फिर वो हिस्ट्री भी हो सकता है। हिस्ट्री को लेके कितने डिवाइडेड होते हैं हमारे व्यूज। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि जिन चीज़ों से लोग भड़कते हैं वो भड़काऊ चीज़ उनको और ज़्यादा दिखाई जाए। तो इसीलिए आप देखते होंगे, अब बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि हर प्लेटफॉर्म पे अब हद से ज़्यादा अश्लीलता आ गई है, हद से ज़्यादा भड़काऊ चीज़ें आ गई हैं। तो ये एक तरह से लोगों की इमोशनल एनर्जी को कैपिटलाइज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए वो ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। या मतलब दैट्स ट्रू। पीएचडी कर रखे हैं उन्होंने। पीएचडी, माय गॉड! आप ये समझ सकते हो कि उनके पास एक आर्मी है साइकोलॉजिस्ट की, जो उनको लगातार एक मूवी है इससे रिलेटेड आई थी, आई डोंट नो कितने लोगों ने उसके बारे में सुना है या नहीं सुना, उसका नाम सोशल इम्पैक्ट है शायद। आई थिंक वो हुँ। सबको देखनी चाहिए। उसमें पूरा दिया हुआ है सब कुछ, बैकग्राउंड की किस तरह से एडिक्टिव होता है, किस तरह से लोगों को रेडिकलाइज़ किया जाता है। उसमें एक यंग बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, उसकी जर्नी दिखाई है। वो अच्छा खासा स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था। वो धीरे-धीरे अपनी उसने बेसबॉल प्रैक्टिस छोड़ दी, वो फ़ोन में लगा हुआ था। फिर एक दिन वो किसी मार्च में पार्ट लेने के लिए चला गया, जो वहाँ पे बहुत दंगे हो गए और उसकी बहन उसको बड़ी मुश्किल से बचा के लाई। तो वो सब इसलिए हो रहा था उसके साथ में बिकॉज़ वो उसको सोशल मीडिया उसको उसकी तरफ धकेल रहा था और वो धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। उसमें एक सीन ऐसा भी है कि पेरेंट्स ने, एक बच्ची थी घर में,
उसका फ़ोन एक लॉक में रख दिया डिब्बे के अंदर कि टाइमर है इसमें, ये तभी खुलेगा जब हम सब डिनर कर लेंगे, तब अपने अपने फ़ोन सबको इसके अंदर रखने, डिनर के बाद सबको मिलेंगे। और वो बच्ची इतनी ज़्यादा एडिक्टेड थी फ़ोन के लिए, इतना पैरानोया था उसके अंदर कि उसने एक हैमर लेके उसे तोड़ दिया, अपना फ़ोन ले लिया। ओह, और उस चक्कर में बाकी लोगों के फ़ोन टूट गए उसके अंदर, बट उससे रहा नहीं गया कि मतलब उसको ऐसा फोमो हो रहा था कि जैसे कुछ मिस हो रहा है, और मैं कुछ मिस ना कर दूँ, मेरे फ्रेंड्स कुछ पोस्ट कर रहे हैं, मुझे इमीडिएटली देखना है। तो साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर इसका। मैम जब आप एडिक्शन की बात कर रहे हैं, एडिक्शन में भी एक चीज होता है हम्म, पोर्नोग्राफी। हालांकि इंडिया ने बैन कर रखा है, हम्म, बट पोर्नोग्राफी अपना फायरवॉल में भी या फिर अपने वेबसाइट में ट्रिकल करके हम्म, अलग वेबसाइट में रन कर रहे हैं। सेकेंडली कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, लाइक जैसे वेस्टर्न की अगर मैं बात करूँ, ओनली फैंस, दैट इज बीन नाउ इट्स अ ट्रेंडिंग, उसका फर्स्ट कॉपी भी इंडिया में अवेलेबल है। नाउ दे टैकल टू द डोपामाइन इटसेल्फ, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन बिहेवियर को सीधा टैकल करता है। कोई एक पोर्नोग्राफी में जाता है, देखता है एंड दे गेट एडिक्टेड। हाउ डू यू सी, लोग कितना कितना बैड है, कितना डेप्थ में है इंडिया इस मामले में, एंड हाउ डू यू डिकोड कि हमें कैसे बचना चाहिए? नाउ इसमें ऑब्वियस की बात है कि पहले ना जाओ, दैट इज करेक्ट, बट समवन डोंट हैव दैट इमोशनल इंटेलिजेंस कि उसमें जा ही ना, लेकिन एक बार ही चला जाता है तो वो एडिक्शन आ जाता है। बट हाउ डू यू सी दैट, हाउ डज दैट प्ले एंड हाउ समवन कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ? सबको सबसे पहले डिमांड करना चाहिए हमें अपने अथॉरिटीज़ और लॉ मेकर से कि प्लीज़ इसके अगेंस्ट फायरवॉल्स बनाए जाएं, लॉज बनाए जाएं, जो कि मिसिंग है अभी। कैन यू इमेजिन, कोई भी कंपनी मुंह उठाती है और इंडिया में चले आती है और पूरी जनरेशन को बर्बाद कर देती है। आप मानते हो इस बात को कि Right. एक हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो इतनी काबिल है, इतनी केपेबल है, इंडियन ब्रेन को पूरी दुनिया मानती है, और हमको किस चीज़ में बिजी कर दिया गया है? हमारा यूथ कहाँ इस वक्त जा रहा है, जो कि कहाँ जा सकता था। वी आर टेक सेवी, वी आर इंटेलिजेंट। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है कि 2030 में सिर्फ कुछ चीजें हैं जो रेलिवेंट रहेंगी, बाकी सारा काम एआई करेगा। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 3 स्किल्स में आता है क्रिटिकल थिंकिंग, ऑन द स्पॉट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड इंडियंस में वो अंदर से कूट कूट के भरा हुआ है। हमें ऑन द स्पॉट सोचना आता है कि हम कैसे जुगाड़ लगाएं और बाहर निकले, लेकिन हम वो ना करके इसमें फंसते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में लॉज नहीं है इसके अगेंस्ट। सो अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा एक्सपोजर के दौर में हैं अभी। हमको चारों तरफ से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, और उससे कहीं ज़्यादा मिल रही हैं जितना होना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, वी आर कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑलमोस्ट 21 टाइम्स देन वी आर सपोज टू हैंडल. So our brain is bombarded with that thing, and all of them are, some of them are extremely addictive, some of them, आप गेमिंग के बारे में देख लो, आपने जिन वेबसाइट्स का नाम लिया उसके अलावा there is a whole lot of other things which youngsters are facing nowadays, and बहुत सारे यंगस्टर्स की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है इस रास्ते पर जाके। तो सबसे पहले तो आप एज अ लेसन उन लोगों को देखकर उनसे सीख सकते हो जो उस रास्ते पे चले गए और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल कर आ पाए। बहुत कम लोग होते हैं। ये ना एक तरह से ड्रग्स के इक्विवेलेंट है। देयर आर मल्टीपल स्टडीज जिसमें ये बताया गया है कि सब्सटेंस अब्यूज के जैसा इम्पैक्ट होता है ब्रेन पर डिजिटल डिवाइसेस का और इन एडिक्टिव चीज़ों का। आप बाहर नहीं निकल सकते उससे, इट्स वेरी सीरियस। कई कंट्रीज ने तो इसको भी अपने एडिक्शन वाले उसमें ही डाल दिया है, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट पीपल गेट एडिक्टेड, उन्होंने इसे सब्सटेंस अब्यूज वाली कैटेगरी में डाल दिया है। तो लोगों को ये बात उतनी गहराई से बताई जानी ज़रूरी है कि ये बहुत एडिक्टिव है और इससे बाहर निकलने का रास्ता उतना आसान नहीं है। तो जैसे ड्रग्स के बारे में बात की जाती है लगातार कि 10 टाइम्स सोचो उसको ट्राई करने से पहले, बिकॉज इट्स अ पाथ, इट्स अ डाउन हिल पाथ। उसी तरह से इन सब चीज़ों के बारे में भी उतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप इस रास्ते पे जा तो रहे हो थोड़े टाइम के लिए। जैसे सिगरेट से शुरू होती हैं चीज़ें, अरे यार इट्स लाइक वी लुक कूल, स्मोक करते हुए अच्छे लगेंगे, वहाँ से शुरुआत होती है कूल दिखने के लिए, उसके बाद वो एडिक्शन होता जाता है। उसी तरह से ड्रग्स होते हैं, उसी तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। हमको लगता है कि शुरू में ठीक है टाइम पास ही तो कर रहे हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, काम करते करते बीच में फ़ोन उठा लिया, ओनली फैंस देख लिया, गेमिंग कर ली थोड़ी सी। लेकिन ये सारी चीज़ें ट्रैप्स हैं, इसको हमें एज अ ट्रैप ही बोलना चाहिए। ये एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स नहीं है, ये एडिक्शन ट्रैप्स हैं। इसको जितनी बार बोलो उतना कम है। लगातार बोलना चाहिए, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, हम सबको बोलना चाहिए। लाइक आई सेड, हर बहुत बड़ी प्रॉब्लम के पीछे लैक ऑफ अवेयरनेस जो है उसकी फाउंडेशन में है। तो इसमें भी वही है। आई थिंक जितने लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके पहुंचानी चाहिए, और आपको भी अगर लोग सुन रहे होंगे तो उनको भी ये बात समझ में आएगी कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेडलिएस्ट एंड सीरियसएस्ट addictions which should be avoided at any cost. मेरे पास में एक केस आया था, आई एम सॉरी आई सडनली रिमेम्बर्ड। देयर वाज अ जेंटलमैन, उनके बेटे का एक्स आर्मी पर्सन, सीनियर ऑफिशियल, आई थिंक कर्नल और अबव में भी,
His son got admission in BITS Pilani, like a dream come true, है ना, उनके सारे सपने सच हो जाते। उनको 6 महीने तक उनके बेटे की कोई खबर नहीं आई, मतलब, और उसको उससे कॉलेज से इंटीमेशन आया कि वेयर इज योर सन, क्लासेस अटेंड नहीं करी उन्होंने, एवरीथिंग इज ऑल राइट और नॉट। तो उन्होंने जाकर देखा हॉस्टल में उसको, उसके हॉस्टल में सब गंदा गंदा सा कचरा पड़ा हुआ था, बिल्कुल अस्त व्यस्त। एंड ही वॉज गेमिंग, 6 महीने से वो उस कमरे से बाहर नहीं निकला बिकॉज ही गॉट एडिक्टेड टू अ गेम। उसने सोचा पूरा करके निकल जाऊंगा, और उसको टाइम का पता नहीं चला। he lost the track of his life, he lost the track of his career, he lost the track of his relationships, उसके parents उसको, and physically also he was so weak, he became skeletal। तो फैमिली उसको वहाँ से लेकर आई, रिहेबिलिटेट किया, उसका ख्याल रखा, फिर उसको बहुत टाइम लगा उससे बाहर निकलने में। सो सच केसेस शुड बी हाईलाइटेड सो दैट दे बिकम अ एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल। राइट राइट। मैम, अभी हमने बहुत सारी टॉपिक पे अभी डिस्कशन किया है। लेट्स डू अ रैपिड फायर। ठीक है, मैं लिस्ट आउट किया हूँ कुछ हाई एंड ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स। आप मुझे बताएं कि ये कैसा काम करता है एंड एक प्रिवेंशन टाइप। ठीक है। सो दिस वुड बी अ इंट्रोडक्टरी 101। फिशिंग अटैक्स। Phishing attacks is when the cyber criminal is looking for the missing pieces of information। बाकी उसके पास है, लेकिन let's say उसको कुछ चाहिए, तो then phishing happens via email, like कि आपके कुछ पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, तो आप अपनी ये डिटेल्स दे दो और आपको वो क्रेडिट हो जाएंगे। और ये एक अच्छी स्कीम है, अगर आप अपना KYC स्कैम इज सॉर्ट ऑफ अ फिशिंग स्कैम। एंड बहुत सारे इस तरह के स्कैम्स जिसमें एक इंफॉर्मेशन लोगों से मांगी जाती है। ये फ़ोन पे भी हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, चैट के थ्रू भी हो सकता है। इससे बचने का तरीका यही है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को गार्ड कीजिए बहुत अच्छे से, आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर मत कीजिए, और बहुत ही ट्रस्टेड सोर्सेज को ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए। फ़ोन पे तो कभी नहीं देना है। आपके पास टेलीकॉलर का फ़ोन आता है, वो पूछता है कि हम फलाना बैंक से बोल रहे हैं या उस ट्रैवल कंपनी से बोल रहे हैं, आपके लिए लकी ड्रॉ है, स्पेशल गिफ्ट है, आपको कहाँ भेजना है, अपना एड्रेस कंफर्म कर दीजिए, या फिर सोशल सिक्योरिटी इंडिया में नहीं होता है, आधार कार्ड कंफर्म कर दो। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फिशिंग में आती है। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स। एक वेबसाइट स्पूफिंग करके कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है कि एक बहुत ही भरोसे वाली वेबसाइट है, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, उसका लुक अलाइक एक बना देते हैं, और लोग उस झांसे में आ जाते हैं ये सोच के कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये सेफ है बिल्कुल शॉपिंग करने के लिए। लेकिन आप अगर यूआरएल में ध्यान से पढ़ेंगे, जो ऊपर छोटे-छोटे अक्षर में लिखा होता है, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रस्टेड वेबसाइट शायद नहीं है। तो और फिर बहुत सारी और भी स्कीम्स होती हैं। आप ऑनलाइन अगर देखेंगे, सडनली एक एडवर्टाइज़मेंट आ जाता है कि आपकी पसंद की चीज़ है जो 90% डिस्काउंट में मिल रही है, आईफ़ोन है इतने से प्राइस में मिल रहा है। तो इसके लिए एक सिंगल सेंटेंस है, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स प्रोबेबली नॉट। तो अगर कुछ इतना अच्छा है कि अविश्वसनीय है, विश्वास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो विश्वास करने लायक नहीं है। सोशल मीडिया स्कैम्स। सोशल मीडिया के थ्रू जो स्कैम्स होते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के किसी का भरोसा जीतना और उसको लंबे टाइम के लिए अपनी बातों में फंसाना, और उससे या तो इसमें दो तरह के स्कैम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी है, क्राइम्स अगेंस्ट पीपल भी। कई बार जो क्राइम्स अगेंस्ट पीपल होते हैं उसमें वो उनको फिजिकल मीटिंग के लिए भी बुला लेते हैं, ये बोल के कि हम तो काफ़ी दिनों से फ्रेंड्स हैं, तो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए हम आना चाहते हैं, तो आप कहाँ मिलना चाहोगे, आप हमें इस जगह पे मिल जाओ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन देकर जाएं या फिर अपने साथ किसी को लेकर जाएं। और सोशल मीडिया पे हर फ्रेंड फ्रेंड नहीं होता। सोशल मीडिया की हर बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, आप उसको क्रॉस चेक कीजिए। सोशल मीडिया पे अगर कोई स्कीम आ रही है तो उसको क्रॉस चेक कीजिए। जैसे कि पिछले दिनों एक बहुत फेमस स्कैम था, जेट एयरवेज का स्कैम, कि आपको फ्री इंटरनेशनल टिकट्स मिल रही हैं, आप इस पर बस क्लिक करो, अपना डिटेल्स भर दो, आपको मिल जाएगा। तो वो नहीं करना है, आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे जाकर चेक करना है कि क्या वो ऐसी कोई स्कीम रन कर रहे हैं। सिम शॉपिंग। सिम स्वैपिंग तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आप आई थिंक इसके बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ये है कि इसमें ये माना जाता है कि जो टेलीकॉम कंपनी का लोग हैं ना, उनके साथ मिलके उनकी साठगांठ में ये होता है। तो होता ये है कि ऐसा बोल के कि हमारा सिम खो गया है, साइबर क्रिमिनल्स उस सिम की डुप्लीकेट कॉपी इशू करा लेते हैं। और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो जाता है कभी कभी कि आपके फ़ोन को स्पूफ कर लेते हैं, तो वो एक लुक अलाइक फ़ोन हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि लोग बोलते हैं कि हमें तो कोई ओटीपी नहीं आया, तो ओटीपी आए बिना कैसे स्कैम हो गया। तो उसमें ये होता है कि ऑलरेडी जिसके पास में वो सिम एक्टिवेट हो जाता है, ओरिजिनल सिम छोड़ के उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। तो इसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपने फ़ोन नंबर्स को हर जगह पे शेयर ना करें, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं शेयर करें। एंड अगर फ़ोन पे कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसी वक्त उसको रिपोर्ट किया जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों का फ़ोन एकदम से बंद हो जाता है काम करना, और वो उसको चेक नहीं करते, वो सोचते हैं नेटवर्क का इशू होगा। फिर बाद में पता चलता है बैंक अकाउंट साफ़ हो गया। तो उसी वक्त अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है फ़ोन में, तो उसको सीरियसली लेना है, इमीडिएटली अपने बैंक को, अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को या पुलिस को इन्फॉर्म करना है।
बैंकिंग स्कैम। बैंकिंग स्कैम्स भी इसी वजह से होते हैं कि लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी हद तक इधर उधर जा चुकी होती हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आप अनफॉर्चुनेटली डार्क वेब पे अवेलेबल है। बची कुची जो इन्फॉर्मेशन है वो साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग तरीक़ों से लेने की कोशिश करते हैं लोगों से। तो उनके बैंक से पैसा जो है इसमें फ्रॉड में चला जाता है। तो इसके लिए आप जैसे ही आपके बैंक से कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं जो आपने डिडक्ट नहीं किए हैं, जो कि आपकी एक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ है, आपको इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स अपने बैंक को रिपोर्ट करना होता है उसको। तो इसमें आप बैंक के और पुलिस के थ्रू उनके साथ में कोलैबोरेट करके अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं बड़ी ईज़िली। सो काफ़ी लोगों के पैसे इसमें मिल भी जाते हैं। इसमें आप थोड़ा-सा प्रोएक्टिव होकर अगर आप काम करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू रिकवर योर मनी। यूपीआई स्कैम। यूपीआई के थ्रू जब आप पेमेंट करते हो तो कई बार 2 तरह के इसके अंदर स्कैम्स मेरे माइंड में ऑन द टॉप ऑफ द हेड आ रहे हैं। एक तो जब वो यूपीआई का क्यूआर कोड होता है कि इस पे स्कैन करके आप पेमेंट कर दो, तो कई शॉपकीपर्स को पता नहीं होता और कई जगह पे लोग स्कैमर्स जो हैं वो अपना क्यूआर कोड उसके ऊपर चिपका देते हैं। तो जब कभी भी आप स्कैन करें, सबसे पहले जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो, नाम लिखा हुआ आता है ऊपर कि पेमेंट इसको जा रही है। आपको कंफर्म करना है, क्या इसी नाम से पेमेंट है? उसके अलावा 2-3 तरीके से और स्कैमिंग होती है, बट यूपीआई के थ्रू जो फ्रॉड्स होते हैं, उनको आप डबल चेक कर सकते हो कि किसके अकाउंट में जा रहा है। यूपीआई में बहुत ईज़ी है, आप जिसके अकाउंट में पैसे भेज रहे हो, उसका नाम आ जाता है। सो यू कैन बी डबल केयरफुल अबाउट इट। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। हर वो चीज़ जो ये प्रॉमिस करती है आपको कि आप बस 5 लाख लगा दो और 3 महीने में आपको 25 लाख मिल जाएँगे। इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स प्रोबेबली नॉट। सो ये उसी कैटेगरी में आता है। लोन ऐप। वन ऑफ द डेडलीस्ट स्कैम्स, और इसमें कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे चाइनीज़ लोन फ्रॉड भी बोला जाता है इसको। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हुई हैं। तो छोटे-छोटे लोन्स लोगों को ऑफ़र किए जाते हैं कोलैटरल फ्री। अगर किसी के पास एक फ़ोन आता है कि हम आपको पर्सनल लोन ऑफ़र कर रहे हैं 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, और आपको कोई कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त लोग सोचते हैं कि ठीक है, एक आईफ़ोन ले लेंगे, या वो ट्रैवल पेंडिंग पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रैवल बुक करके आ जाते हैं। लेकिन एक तो ये लोग आपको अपने फ़ोन पे एक एपीके फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, ये लोन ऐप वाले। बोलते हैं कि आपको अपने फ़ोन का एक्सेस हमको देना होगा और ये हम जो भी प्रोसेस आपको बताएँगे आपको फ़ॉलो करना होगा। उसमें क्या होता है कि आपके पूरे फ़ोन की जानकारी, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास में चली जाती है, और उसके बाद में वो एक लंबा और टॉर्चरस सिलसिला शुरू होता है उन लोगों को ब्लैकमेल करने का, कि अगर आपने हमें उनके मुँह माँगे पैसे नहीं दिए, तो वो धमकी देते हैं उन लोगों को कि हम आपकी ये कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आपके पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेज देंगे। तो लोग उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हड़बड़ी में उनको मुँह माँगे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कई लोग इससे उभर नहीं पाते और वो सुसाइड तक कर लेते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द, लाइक आई सेड, डेडलीस्ट ऑफ स्कैम्स। ये वो फ्री की चीज़ है जिसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई होता है। कहने को ये कोलैटरल फ्री है, बट जो एजेंसीज़ हैं जो वसूली करती हैं वो बहुत कट थ्रोट और डेडली होती हैं। तो इससे तो बिल्कुल बच के रहना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब्स। ये यंग लोगों को टारगेट करता है बेसिकली, या फिर उन लोगों को जिन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, और उनसे ये बोला जाता है कि आप दिन के 2 घंटे भी काम करोगे तो आप इतने पैसे अर्न कर सकते हो मंथ में। और ये एक तरह से एक ग्रीड वाली मतलब उन लोगों को झांसा देने के लिए कि क्योंकि आजकल काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं, तो ये उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं उन लोगों को जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। और ये भी बहुत ही खतरनाक है। इसमें भी 2 तरह के क्राइम्स होते हैं। एक तो फाइनेंशियल स्कैम, कि आप हमारे पास रजिस्टर करो और हम आपके इंटरव्यूज़ लाइन अप कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट ही 2 का होता है कि 5000 10,000 में रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज़ आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। कई लोग यही पैसा लेके चंपत हो जाते हैं। कई लोग उसके बाद में जाके बोलते हैं कि एक फेक इंटरव्यू करा देते हैं और बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आपको इतना 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे करना है, और वो ऐसी-ऐसी कंपनियों के नाम लेते हैं जो लोगों के लिए ड्रीम जॉब्स होती हैं। तो कि टाटा में, रिलायंस में, ऐसी-ऐसी कंपनियों के नाम लेते हैं। तो दूसरा स्कैम इस लेवल पे होता है। तीसरा यहाँ होता है कि वो आप इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाते हैं और फिर लोगों के साथ में बहुत कुछ गलत हो जाता है वहाँ पे। गर्ल्स फॉल विक्टिम टू अ लॉट ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स एंड मेन फॉल विक्टिम टू एक्सट्रीम केसेस में किडनैपिंग तक के केसेस होते हैं। तो जॉब स्कैम्स अपने आप में एक कैटेगरी है, बहुत बड़ी कैटेगरी है क्राइम्स की। एक्सटॉर्शन। Sextortion is something in which the cyber criminals takes advantage of the vulnerability of a person। कि जैसे कि आपने पिछले दिनों सुना होगा, एक वीडियो कॉल आएगी एंड जैसे ही आप फ़ोन उठाओगे देयर विल बी अ पर्सन ऑन द अदर साइड जिसने कपड़े नहीं पहने होंगे, और वो इमीडिएटली उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको फिर
वो करेंगे कि अब हमने आपकी फ़ोटो ले लिया और अब आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम भेजेंगे, आपको इतने पैसे हमको देने हैं। या फिर वो चैट करते-करते एक पर्सन को एनकरेज करते हैं कि अब तो हम दोस्त हो गए हैं, अब हमको एक-दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए, आप अपनी वीडियोज़ भेजो, फ़ोटोज़ भेजो, और फिर बाद में वही उसका रीज़न बन जाती है। ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग है। तो इससे बचने के लिए वन्स ऑन इंटरनेट, ऑलवेज़ ऑन इंटरनेट। ये एक गोल्डन फॉर्मूला है कि आपको वही चीज़ रिलीज़ करनी है जो आपको मालूम है कि आगे 20 साल तक भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगी कुछ। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड डिसअपीयरिंग मैसेजेस, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड शेयर वंस, एंड इसमें एन्क्रिप्शन का भी कोई रोल नहीं है इसके अंदर। अगर आपने किसी को भेज दिया तो वो आगे किसी को फॉरवर्ड हो सकता है। तो उसके लिए लोग हेल्प ले सकते हैं उस वेबसाइट की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उस पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आप इसका ब्लैकमेल का शिकार ना बनें। यू कैन टेक एक्शन। ओके। डोनेशन। इसमें लोगों की दया भाव का फ़ायदा उठाया जाता है। नॉर्मली साइबर क्राइम्स के बारे में कहा जाता है कि आपको ग्रीड या फ़ियर से मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पे वो फिलैंथ्रोपिक नेचर को, हार्ट को मैनिपुलेट करते हैं। आपको ये बोल के कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, इतने पैसे दे दीजिए, उसका ऑपरेशन हो जाएगा, पढ़ाई के लिए इतने पैसे चाहिए। बहुत एनजीओज़, फेक एनजीओज़ जो चल रही हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। स्टडी अब्रोड स्कैम। अगेन द सेम थिंग, लोगों को फेक ऑफर्स दिखाना, फेक स्कॉलरशिप, या बहुत बड़ी किसी यूनिवर्सिटी जिसमें कि एडमिशन मुश्किल से होते हैं, उसका फेक ऑफर लेटर दिखा के उनसे पैसे की डिमांड करना। ट्रस्ट ओनली द ट्रस्टेड सोर्सेज, नॉट फॉल फॉर एवरीथिंग दैट यू सी। डीप फेक एंड मिस इन्फॉर्मेशन। एवरीथिंग दैट यू सी ऑन इंटरनेट इज़ नॉट ट्रूथ। एआई की वजह से तो ये अब और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। जो आप देख रहे हैं उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, जो आप सुन रहे हैं उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। अपनी खुद ड्यू डिलिजेंस कीजिए, सिर्फ ट्रस्टेड सोर्स पे भरोसा करना है आपको। एक लास्ट है, इसको थोड़ा सा इन डेप्थ आप बताएंगे। डिजिटल अरेस्ट, ये बहुत ट्रेंडिंग है अभी। करेक्ट। तो डिजिटल अरेस्ट एक तरह से एक पर्सन को कैद करना, बंदी बनाना, उसको कहते हैं। एक पर्सन को फ़ोन आता है कि आपके बैंक अकाउंट से सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हुई हैं, और हम मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं। आप फ़ोन पे आता है वीडियो कॉल, और वो पूरा सेटअप होगा, वो पर्सन यूनिफॉर्म में होगा, उसके पीछे पुलिस स्टेशन का पूरा सेटअप होगा, एंड उस पर्सन को लगातार टॉर्चर करते हैं। बोलते हैं आप फ़ोन मत रखना, आपके खिलाफ केस होगा। या फिर आपने कोई पैकेज भेजा था, उसमें से ड्रग्स निकले और आपके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। टेररिज्म, ड्रग्स जैसे खतरनाक बात वर्ड्स यूज़ करते हैं उस पर्सन को एक डिवाइस के सामने बंदी बना के रखते हैं। वो बोलते हैं आप ये कॉल कट नहीं कर सकते, अदरवाइज देयर विल बी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। आपको बहुत लंबे टाइम के लिए सज़ा होगी और आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। 20 साल तक जेल हो जाएगी आपको, या फिर बहुत कड़ी सज़ा होगी, बहुत ज़्यादा हेफ्टी फाइन होगा और बहुत बदनामी होगी। तो लोग फिर डर की वजह से बहुत सारे पैसे दे देते हैं। अभी रिसेंटली कुछ केसेस हुए हैं। एक आई थिंक बैंगलोर की महिला है, रिटायर्ड टीचर, शी लॉस्ट मनी इन ऑलमोस्ट 50-60 lakhs। शी पेड, केप्ट पेइंग। वो इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर रही थी। उनको स्पेशली ये कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट में विक्टिम्स को कि आप पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि हम ही पुलिस हैं, और आपने अगर किसी से शेयर किया तो इसका मतलब फिर वो भी इस केस में उलझा दिए जाएंगे। तो आप किसी को इसमें शामिल नहीं कर सकते। आपको खुद ही जो हम कह रहे हैं आपको वही करना है। अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आप 20 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, वो ऐसे डिमांड करते हैं। तो ऐसे में लोग, ये एक तरह से लंबे टाइम के लिए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जो इतना ट्रॉमेटिक होता है कि इंसान की सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, और फिर उसके बाद वो वही करता जाता है जो जो उसको कहा जाता है। इसमें इंसान को सोने नहीं दिया जाता, खाने नहीं दिया जाता, उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है। सो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ओके। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेल एंड एक्सटॉर्शन। It does not exist. It is a kidnapping, so to say. So whenever something like this happens, make sure you speak to some family member and make sure you share it with somebody कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ओके। आपने ना बीच में एआई का भी बात करा था, तो साइबर क्राइम में एआई का रोल कितना है? अब बहुत आसान हो गया है लोगों के लिए किसी भी आवाज़ को कॉपी करना, किसी के फेस को कॉपी करना, उस फेस को लगा के वीडियो बना देना। इसीलिए मैंने अभी ये बात बोली थोड़ी देर पहले कि जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, उस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। इतना रियलिस्टिक हो गया है फेक करना आप चीज़ों को। सो इससे भी बहुत बूस्ट मिला है साइबर क्राइम्स को। जैसे इंडियन गवर्नमेंट की क्या रोल रहता है इन चीज़ों में? एंड अभी जितना भी लॉज है, अगर देखा जाए इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है क्रिमिनल रिकॉर्ड पे, अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ साइबर क्राइम्स, तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? आप क्या राय देंगे? किसी भी एरिया में जहाँ पे बहुत लॉलेसनेस हो गई है, वो इसी वजह से हुई है कि उसमें लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। आप उन कंट्रीज़ को देखेंगे जहाँ क्राइम रेट कम है, वहाँ के लॉज बहुत पावरफुल हैं,
और खाली लॉ का पावरफुल होना ज़रूरी नहीं है, एक सिस्टमैटिक जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको पनिशमेंट से लिंक होना चाहिए उसका। तो हमारे कंट्री में वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक कानून पास करना चाहिए कि जितने भी लोग अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट खोल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन के बाद ही ओपन हो। एवरी सिंगल पर्सन जो अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट खोल रहा है, जो कि अभी नहीं हो रहा है, अभी तो कोई भी खोल सकता है, 10 अकाउंट, 20 अकाउंट, फेक नेम्स, तो ये सारे फसादों की जड़ है कि आप अनआइडेंटिफाइड अकाउंट जो है लोग हजारों बनाते जा रहे हैं और उस पर कोई लॉ नहीं है। तो अनआइडेंटिफाइड अकाउंट्स जो हैं वो बंद होने चाहिए, इसका लॉ बनना चाहिए कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के बाद, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद, आप इसको ऐसे समझिए कि सरकार अगर इसको इतना स्ट्रिक्ट कर दे कि जैसे आप बैंक अकाउंट खोलते हैं प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद खुलता है, वैसे ही सोशल मीडिया में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद खुलना चाहिए। देन बहुत सारी फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन होता है, तो फेक न्यूज़ को रोकने के लिए भी हर मैसेज के ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए कि ये मैसेज ओरिजिनेट किसने किया है, उस पर्सन का नाम आना चाहिए उसके ऊपर। और क्योंकि वो अकाउंट प्रॉपर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद में खुला है, तो पुलिस के लिए आसान होगा उस पर्सन तक पहुंचना, जो कि अभी नहीं है। और अगर साइबर क्रिमिनल्स इसमें पकड़े जाते हैं, जो कि उसके बाद आसानी से पकड़े जाएंगे क्योंकि आइडेंटिफिकेशन है ना अभी, तो किसी अकाउंट से कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, उसको आप पकड़ सकते हो क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन पूरी है आपके पास, उसका आधार कार्ड लिंक है, उससे आपको पता है कि वो कहाँ से है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, पुलिस पहुंच सकती है उस तक। उसके बाद उस केस की सुनवाई होनी चाहिए ज्यूरी सिस्टम में। ज्यूरी सिस्टम जो आपने सिर्फ मूवीज़ में देखा है, जो बाहर के कंट्रीज़ में होता है, हमारी कंट्री से ये बहुत पहले हटा दिया गया था, इरेज कर दिया गया था, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से ये वर्केबल नहीं था, और कुछ जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो चाहते थे इस सिस्टम को मैनिपुलेट करना, तो इसीलिए उन लोगों ने सिस्टमैटिकली ज्यूरी सिस्टम हटा दिया। तो ज्यूरी एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, जो केस की सुनवाई करते हैं, और वो लोग मिलकर एक जजमेंट देने में जज को हेल्प करते हैं कि ये हमारी राय है कि आप इसको ये जजमेंट दीजिए, और जज बाध्य होता है उन सब लोगों की बात सुनने के लिए। तो ज्यूरी सिस्टम के थ्रू उसकी सुनवाई हो और प्रॉपरली उसको वो सज़ा मिले। अगर ज्यूरी सिस्टम नहीं होगा, केस जज के पास जाएगा, तो वही होगा, BMW से किसी को उड़ा दिया, जज ने बोला 300 वर्ड्स का ऐसे लिख दो एंड यू आर फ्री। तो वो ना हो, उससे बचने के लिए एक कलेक्टिव सुनवाई होनी चाहिए, जो कि सिर्फ ज्यूरी सिस्टम में अवेलेबल है। स्ट्रॉन्ग लॉज, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जैसे कि एक जिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक जिले के पुलिस अधिकारी पे होती है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मेरे क्षेत्र में, मेरे एरिया में इस तरह के क्राइम्स ना हो, अगर हो रहे हैं तो मैं उनको कैसे कम करूं, और हर एक की जिम्मेदारी अगर हो और वो अपना काम ठीक से करे, तो हम देखेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप होगा इन क्राइम्स के अंदर। तो अगर लोगों को किसी का, लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट की वजह से किसी का अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ, इज देयर अ वे कि उनकी जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो रिफंड आ सकता है? बिकॉज आई एम टेकिंग जस्ट एग्जांपल फॉर डिजिटल अरेस्ट बिकॉज इट्स वेरी ट्रेंडी राइट नाउ। श्योर, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है उसकी, वेरी मिनिस्क्यूल, एंड पुलिस चाहकर भी सब विक्टिम्स की हेल्प नहीं कर पाती है, उनके पास इतना बैंडविड्थ नहीं है, और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और कई केसेस में वो पैसा इमीडिएटली क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट होकर बाहर भेज दिया जाता है, तो उसको ट्रैक करना और ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो डिजिटल अरेस्ट अपने आप में एक फाइनेंशियल लॉस तो है ही, उससे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल काम है, ना के बराबर ही रिकवरी होती है, बट जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है उसका, उससे रिकवरी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। सो अ पर्सन हैज़ टू लिव थ्रू दैट ट्रॉमा ऑफ बीइंग हेल्ड हॉस्टेज, एंड वो बहुत डराते हैं और धमकाते हैं, वो पूरी तरह से मतलब शेक और शिवर हो जाते हैं विक्टिम्स, सो वो भी एक बहुत बड़ा लॉस होता है। जब आप पुलिस एकेडमी में या फिर लॉ एनफोर्समेंट वालों को जब ट्रेनिंग देते हैं तो उनको क्या ट्रेनिंग देते हैं? वो तो वैसे ही पुलिस में है। एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि जो जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास में, जब मैं सीधा सीधा लोगों के साथ काम करती हूँ, लेट्स से मैंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया या फिर मैंने एक वर्कशॉप की, तो लोग मेरे पास आते हैं ये बताने के लिए मुझको कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हम क्या करें। तो हम जैसे एक्सपर्ट्स के पास में फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है कि लोगों के साथ में क्या हो रहा है, तो हम जैसे लोग लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों को अपडेट रख सकते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट के लोग ये जान सकते हैं कि अब साइबर क्राइम्स किस स्टेज पर पहुंच गए हैं, नए साइबर क्राइम्स कौन से आ गए हैं, नया मोडस ऑपरेंडी क्या है, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली उन लोगों से टच में हैं जो विक्टिम्स हैं, जो हमसे हेल्प लेने आते हैं, तो देन वी आर लाइक neck deep, hands down into the practice of cyber safety. So a lot of information we give to them, and a lot of times we give awareness to them as well. Just because आप पुलिस में हो, आपको ये शायद ही पता, मतलब काफ़ी बार पता होता है, लेकिन काफ़ी बार ये नहीं पता होता कि नए नए साइकोलॉजिकल मेथड्स कौन कौन से आ गए हैं चीट करने के, फ्रॉड करने के। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारे जो पुलिस में लोग हैं उन तक के साथ में साइबर क्राइम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इससे बचे हुए हैं, न्यूज़ में बेशक ना आता हो, बट काफ़ी पुलिस के एम्प्लॉयज़ के साथ में भी साइबर फ्रॉड्स हो जाते हैं। मैम, आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को जो साइबर क्राइम अवेयरनेस की तरफ भी हो एंड
उनके तरफ से कुछ टिप्स भी ऐसे हो कि वो यूज भी कर पाए। श्योर एक तो आपने वेबसाइट की डिटेल्स बोला, गाइस वेबसाइट की डिटेल्स जो है यू कैन फाइंड आउट एट डिस्क्रिप्शन। सो सबसे पहले तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है आप उसे अपने तक ना रखें, अपनी फैमिली मेम्बर से शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने कम्युनिटी में शेयर करें। सबको मैं एनकरेज करती हूँ कि जहाँ कहीं भी साइबर अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम हो रहा है उसे ज़रूर अटेंड करें। अपने डेटा को बहुत ज़्यादा संभाल के रखें, उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट ना करें। एक डिस्पोजेबल ईमेल आईडी बनाएं, एक डिस्पोजेबल फ़ोन नंबर रखें सोशल मीडिया के लिए या फिर ई-कॉमर्स के लिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Have your systems updated all the time. Your phone should be updated all the time. Your desktop should be updated all the time. किसी भी लिंक को खोलने से पहले make it run through. I will give you a tool. I think you can display it on screen and leave it in the description. There is a tool called Virus Total. So ये Virus Total क्या करता है, हर URL स्कैन को स्कैन करता है URL को और उसको 60 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। पूरी वेबसाइट्स को वो स्कैन करता है कि उसके अंदर कुछ भी मेलिशियस है तो वो आपको हाईलाइट कर देता है। किसी भी वेबसाइट को खोलने से पहले उसको स्कैन करना ज़रूरी है। आप उसको वायरस टोटल से भी स्कैन कर सकते हो, urlscan.io से भी स्कैन कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हमको हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, हमको जो भी दिख रहा है उसको क्वेश्चन करना चाहिए एंड सबको सपोर्ट करना चाहिए। सो दिस वाज अ इंट्रोडक्टरी 101 ऑफ साइबर सेफ्टी एंड क्राइम। इसके बाद हमारा पॉडकास्ट आएगा एज ए सीरीज, जहाँ पे हम इन डेप्थ बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या रहता है साइबर क्रिमिनल्स का, आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं आपके बचत के लिए, एंड ये केस स्टडी पे हमें डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द टाइम।